हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 34। आज हम लोग देखेंगे बीएसटी के चैप्टर में जो होता है प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंट वेजेस सिस्टम। तो आज हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और इसके आगे कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले देखते हैं डिफरेंट वेजेस सिस्टम। आप वेजेस के नाम से ही समझ सकते हैं कि वेतन देना, बोनस देना। जो हमने सैलरी दिया उसको छोड़कर हमने जो उसको प्रॉफिट के बेस पर अपना प्रॉफिट उसे दिया, यानी कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसका आधा हिस्सा, 10% हिस्सा, 1% हिस्सा हम एम्प्लॉय में बांट दिए, तो वो होता है वेजेस यानी कि बोनस देना। अब देखते हैं इसका टॉपिक्स। इट इज द technique of scientific management which difference between efficiency and ineffective workers, यानी it is technique of scientific management। ये एक मैनेजमेंट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसमें जितने भी वर्कर हैं वो अपने एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, इनएफिशिएंटी के काम नहीं करते। दूसरा पॉइंट बोला, हु वर्कर्स हाउ आर एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट within a fixed duration are paid high wages rate unless normal or non rate। तो समझो ये क्या बोल रहा है कि वैसा वर्कर जो प्रोड्यूसन यानी कि प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट कर रहा है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। मान लो इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में 12 रुपए लग रहा है, बट वो जो मैनेजर है उसी गुड्स को 12 रुपए ना कर 10 रुपए कर दिया, तो वो हो जाएगा हाई वेजेस। बट उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसने 12 से 13 रुपए लगा दिया, तो वो हो जाएगा नॉर्मल वेजेस, यानी कि अनलेस वेजेस। बिजनेस के लिए कोई फायदा नहीं है, और जो बिजनेस के लिए फायदा नहीं होता है, नहीं देता है, तो उसको वेजेस सिस्टम नहीं देता जाता है, नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें बोला गया है कि जो वर्कर अपने प्रोडक्शन को ऐसे लेवल पर लेकर जाए, जो स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाए, जिससे अपनी प्राइस यानी कि मार्केट में जितनी प्राइस चल रही है उससे मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके। फिक्स आर ड्यूरेशन, एक सही टाइम पर जितने हमें टाइम मिली गई है, दी गई है, जितना हमें टाइम दिया गया है उसी टाइम पर, उसी पीरियड पर हम उस प्रोडक्शन को इतना लेवल पर लेकर जा सके, उसे बोलते हैं डिफरेंट वेजेस सिस्टम। जिसमें हम अपने वेजेस को अनलेस यानी कि हमने जितना कंपनी को प्रॉफिट दिया उसके कुछ हिस्से हमें देंगे, और अगर हमने लॉस दिया तो उसके कुछ लॉसेस हमें भी देंगे। अब इसको एग्जांपल भी देख सकते हैं। इन अ फैक्ट्री मैनेजर गिवन अ स्टैंडर्ड आउटपुट 20 यूनिट पर डे, यानी कि 20 यूनिट पर डे निकाल रहा है एक फैक्ट्री में मैनेजर ने। एक मैनेजर ने फैक्ट्री में 20 यूनिट पर डे का निकालता है, तो दस वर्कर्स हु अचीव दिस टारगेट गेट 15 पर यूनिट अनलेस 40 पेड अप। यानी कि देखो, कोई वर्कर है जो अचीव किया टारगेट को 15 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40 रुपए पर यूनिट ये बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। बट ये जो है मटेरियल प्राइस, यानी कि जो प्रोड्यूस करा है उसको, तो 15 प्राइस और ये हो जाएगा 40 रुपए प्राइस। तो वर्कर ए प्रोड्यूस 20 यूनिट प्रोड्यूस किया 20 रुपए के हिसाब से, और जो वर्कर बी प्रोड्यूस 15 यूनिट प्रोड्यूस किया 40 रुपए के हिसाब से। तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, वेजेस ऑफ ए 20 यूनिट इंटू 50। कैसे? तो 15 दूनी 30, 30 20 50, अब 50 गुने 20 यानी कि 1000 यूनिट। वेजेस ऑफ बी, वेजेस बी 15 इंटू 40, तो 600 रुपए। ये हो गया डिफरेंट वेजेस सिस्टम। अब देखते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो जिसमें हम अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके चलते हैं। इट रेफर्स टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू आर्ट्स वंस अनदर फॉर कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। मान लो हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बट उसी कंपनी में हमारा इतना एटीट्यूड हो चुका है कि हम किसी भी व्यक्ति से सही तरीके से बात नहीं करते। मान लो ये मैनेजर है, इस मैनेजर ने इस एम्प्लॉय के साथ उतनी रूडली बात किया,
ये जो मैनेजर है ये हायर लेवल पे है, इसलिए इसलिए ये मैनेजर इससे रूडली बात किया। तो ये जो रूडली इससे बात किया, इसी को बोलते हैं मैनेजर का एटीट्यूड। तो जब मैनेजर इसको एटीट्यूड दिखाएगा तो एम्प्लॉय भी इससे एटीट्यूड दिखाएगा, इससे रूडली बात करेगा। बस मेंटल रिवोल्यूशन इससे कहता है कि अपने एटीट्यूड को मेंटेन कर चलना। इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू टेलर फाइटिंग ओवर डिवाइजेस ऑफ प्रॉफिट देन बोथ द पार्टीज शुड मेक एफर्ट इन इंक्रीज द प्रॉफिट। ये कंपनी, ये मैनेजर, एग्जांपल के साथ लेते हैं। ये मैनेजर जो है इसको काम दिया कि तुम इस काम को करो, और इसने काम किया, बट ये अपना क्रेडिट मांगता था। बट ये जो एम्प्लॉय, ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर ने सारा इसका क्रेडिट खुद ले लिया। तो ये जो मैनेजर है स्टेज पे जाके बोला कि आई एम द बेस्ट, यानी कि हमने ही सारा काम किया। आई एम विल फॉर ऑल द वर्क एंड मी एंड अगेन मी, यानी कि सारे काम हमने किए, इसने कुछ नहीं किया। तो ये जो वर्कर है अगली बार से जो प्रोजेक्ट आएगा उसको ये अचीव नहीं करेगा और ये कंपनी को फायदा नहीं देगा। लेकिन जब हम अपने कंपनी को फायदा देते हैं, हम अपने कंपनी को इतना लेकर जाते हैं ऊपर तक ताकि वो हमें प्रॉफिट दे सके, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें दे सकते, तो वो हो जाएगा मेरा मेंटल रिवोल्यूशन। अब समझते हैं कि टेलर और फ्यूल में क्या डिफरेंस है। ओके, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। पहले समझते हैं बेसिक्स, एचडब्ल्यू टेलर और एफडब्ल्यू टेलर। ओके, फ्यूल है, टेलर है। फर्स्ट, प्रेस्टिटिव, टीएलएम, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, प्लेटफॉर्म लेवल ऑफ वर्क। ये जो टेलर है प्लेटफॉर्म लेवल ऑफ वर्क का जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं वो सारे प्लेटफॉर्म लेवल के लिए हैं, और जो फ्यूल है उसने जितने प्रॉब्लम यानी कि जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए है। दूसरा, यूनिट ऑफ एंड कमांड, अप्लाई स्ट्रिक्टली, वाइडली, फॉर्मेंसिक। इसमें जो चीजें हैं वो अप्लाई होगी, क्योंकि अगर इसने अप्लाई नहीं किया तो कंपनी डूब सकती है, कंपनी बर्बाद हो सकती है, कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता। बट ये जो फ्यूल है इसने बोला कि वर्कर के पास जितने भी चीजें हैं वो तो एक ही मैनेजर किसी एक काम के लिए उसे 16 मैनेजर उसको ऑर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो फ्यूल है, हमने फ्यूल में समझा था, एक डायग्राम लिया था, शायद इसमें लिया गया हो तो हम देख सके। इसमें डायग्राम अगर है तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। हाँ, यहाँ दिया गया है, देखो, एक मैनेजर, सॉरी ये नहीं है, इसके बाद कुछ होगा। ओके ओके ओके, जी बिल्कुल मिल गया। पहले हम यही देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ये हो गया फंक्शनल फॉर्मेंसिक जो टेलर ने दिया, कि ये बोलता है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, ये पूरा मैनेजर है। कौन सा मैनेजर? तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये सब भी वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर में आ जाएगा गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने भी वर्कर को सारा ऑर्डर दिया, यानी कि एक ही टाइम पर इन आठों ने इसको वर्कर यानी कि ऑर्डर दिया। तो ये जो वर्कर है उसको कैसे काम करेगा? तो वर्कर काम करेगा बट वो एक कर करेगा। और वो जो हमने बताया कि फ्यूल ने जिसने काम किया था, उस फ्यूल ने बोला था कि एक मैनेजर एक आदमी को एक ही लेवल पर एक ही ऑर्डर दे सकता है। ओके, तीसरा, एप्लीकेबिलिटी। ये हो जाएगा एप्लीकेबल, यूनिवर्सल। जितने भी फ्यूल ने प्रिंसिपल दिए हैं वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी, कहीं किसी भी जगह। फॉर एग्जांपल, स्कूल में भी, बस में भी, मैनेजमेंट में भी, हाउस में भी, बिजनेस में भी, या फिर जितने भी चीजें, एयरपोर्ट पे ही देख सकते हो कि उसमें कितनी सारी मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट की प्रिंसिपल अपनाई जाती है। ओके, और टेलर ने कहा कि एप्लीकेबल टू
स्प्लाइडर सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन के बेस पर अप्लाई होता है कि सिचुएशन कैसा है। चौथा बोलता है बेसिस ऑफ फॉर्मेनशिप, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपना प्रिंसिपल्स दिए। फ्यूल एक वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, फ्यूल एक साइंटिस्ट है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू अपना जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो दिए। बट जो टेलर है उसने ऑब्जर्वेंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पर प्रिंसिपल दिए हैं। पांचवा फोकस, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपने मैनेजमेंट में जितनी भी छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करता है। और ये जो टेलर है इसने इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आप देखे होंगे कि हमने जब फ्यूल का बेसिस पढ़ा था उसमें बोला गया था ज्यादातर मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट ऐसा करो तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। जब हम टेलर पर है तो टेलर में बोला गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे तब जाकर हमारा प्रोडक्शन आउटपुट बाहर निकलेगा मैक्सिमम करके, और ऐसा करेंगे तब जाकर हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ओके। छठा पर्सनैलिटी, फ्यूल का पर्सनैलिटी है पार्टिसिपेशन एंड टेलर का पर्सनैलिटी है साइंटिस्ट। ओके। सातवां एक्सपीरियंस, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप समझ सकते हो कि जितने भी फ्यूल ने प्रिंसिपल्स दिए वो सब सिचुएशन के बेस पर चेंज हो सकते हैं। बट ये जो टेलर है इसने जो जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं उसने बोला कि ये सिचुएशन के बेस पर कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये हो गया मेरा टेलर और फ्यूल के बीच का अंतर। अब देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ नेचर ऑफ पीओएम। ओके, पीओएम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, वो जो पीछे में पड़ा है वही सेम है। फर्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये सारे जगह काम करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन वाइड प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव, लार्ज और स्मॉल, यानी कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी क्लब हैं, जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं, वो सब किस पर काम करते हैं? प्रॉफिट पर। जब प्रॉफिट होगा तब बिजनेस होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं होगा। ये होता है यूनिवर्सल, यानी कि ये सारी जगह काम तो करेंगे बट वो प्रॉफिट के बेस पर काम करेंगे। दूसरा जनरल गाइडेंस, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडेंस टू एक्शन एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड solution to all managerial problem because of every complete and dynamic organization formed by experience, यानी कि जनरल गाइडेंस बोलता है कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, जितने भी मैनेजरियल प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कंप्लीटली डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में ये चेंज हो सकती है। तीसरा formed by experience and observance, the principle of management are not developed every night overnight, they are formed by experience and over of managerial research, यानी कि इसने बोला कि हम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेंस के आधार पर सारे प्रिंसिपल दिए। तो प्रिंसिपल किसके बेस पे है? तो ओवरनाइट डेवलपमेंट किसके बेस पे है? एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेंस, जो देखकर और काम कर कर ऑब्जर्व कर कर उसे बताया गया है, उसको बोलेंगे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेंस। चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द स्टैटिक गाइडेंस, दे आर फ्लेक्सिबल एंड चेंज और एवरी पार्ट गिवन सिचुएशन। तो इसने बोला कि हर सिचुएशन के बीच पे ये कभी भी चेंज हो सकती है। और पांचवा मेनली बिहेवियर, द पीओएम यानी कि पीओएम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द पीओएम aim to influenced by human behavior, the stable relation between human and material resource। आप समझो कि अगर कोई मटेरियल वेस्ट कर रहा है, एक ही सामान को बनाने में वो 10,000 मटेरियल को यूज करता है और कोई व्यक्ति एक ही मटेरियल को बनाने में 500 मटेरियल यूज करता है, तो उसमें कितना फर्क होगा? यानी कि उसको इतना पता होना चाहिए कि हम किस रिसोर्स को कितने अमाउंट में खर्च कर रहे हैं।
तो इसने वही बोला कि एम टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जितने भी रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स को यूज करता है उसका स्टेबल रिलेशन होना चाहिए, यानी कि मटेरियल को रिसोर्स उतना ही करे जितना उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट निकले और जितना प्रोडक्शन का यूज हो। ओके, और अब देखते हैं सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस नीड्स ऑफ पीओएम। नीड्स ऑफ पीओएम, पीओएम का नीड क्या है? तो पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट आई एंड टीओ रिलेशन इनटू रिलेशन, यानी कि इसमें बोला है कि मैनेजर को प्रोवाइड करना, क्योंकि मैनेजर में हर सेक्टर में काम करता है। मैनेजर हर सेक्टर, यानी कि ये जो कंपनी है इसमें फाइनेंस भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, सेल्स भी होता है और भी अदर्स होते हैं, तो उन सबको मैनेज करना ही मैनेजर का काम होता है। तो यहाँ पर यूजफुल इसलिए लिया गया है क्योंकि मैनेजर हर सेक्टर को काम करता है, हर सेक्टर पर काम करता है। तो POM make the manager aware about real world situation so that he is not repeat and past mistakes and increase their efficiency। इसने सही बोला कि जो गलतियां की है उसको छोड़कर आगे की गलती ना हो, इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करता है कि आगे गलती ना हो। दूसरा बोला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसने बोला कि POM help the manager to optimum utilize the limited resource। जो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड पड़ी है उसको सही तरीके से यूज करना, एंड हेल्प टू डेवलप एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके जितने भी प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से और इफिशिएंटी के रूप से प्रोड्यूस करना, ये होता है रिसोर्स एंड एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करना और उसे प्रोड्यूस करना। ओके, और ये हो गया तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। POM प्रोवाइड द रिक्रूट ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक ऑन बैलेंस डिसीजन। डिसीजन समझो कि हम किसी भी डिसीजन को लेते हैं, मान लो हम अभी पढ़ाई करेंगे तो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, अकाउंट्स भी पढ़ेंगे, BST भी पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। तो ये जितने भी हैं, क्या हम इसको एक दिन में पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, एक दिन में नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसे बैलेंस कर कर चले, मानो हम इंग्लिश पढ़े 1 घंटा, हिंदी पढ़े 1 घंटा, अकाउंट्स पढ़े 3 घंटा, BST पढ़े 2 घंटा, इकोनॉमिक्स पढ़े 1 घंटा, तो ये हो जाएगा मेरा बैलेंस शीट। बट अगर हम इसे बैलेंस ना कि एक दिन में सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 6 घंटा, एक दिन में हम BST पढ़ेंगे 6 घंटा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 9 घंटा, हिंदी पढ़ेंगे 3 घंटा, इंग्लिश पढ़ेंगे 2 घंटा, तो ऐसे बैलेंस नहीं होता। यानी कि अपने डिसीजन को बैलेंस करके चलना। हम अपने डिसीजन को बैलेंस करके तभी चल सकते हैं जब हमारे पास मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज हो। चौथा, मीटिंग चेंज इन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। POM help manager to meet changing requirement of the environment as they are flexible and dynamic। यह डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मैनेजर इसको चेंज कर सकता है, मैनेजर इसको हेल्प करवा सकता है कि ये कैसे काम करेगा, कैसे ये चेंज होगा। ओके, पांचवा, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करता है सारे बिजनेसेस। द POM हेल्प मैनेजर टू फुलफिल देयर social responsibility because increase in the administrative advance of the public। अगर समझो कि कोई आज के जमाने में जितने भी लोग हैं सब एजुकेटेड हो गए, सबको पता है कि किस चीज से क्या होता है और किस चीज से क्या नहीं होता है। तो इस समय में अगर कोई कंपनी उसका इरादा गंदा हो या फिर उसका इरादा खराब हो, तो वो जो पब्लिक है उसे वो स्टेबिलिटी होने ही नहीं देंगे। तो वो ध्यान रखता है कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है, तो ये हो जाएगा मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सर ने बोला कि तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें फिल करना, तो हम तुम्हारे सामने ही, यानी कि आपके सामने ही हम फिल करते हैं कि क्या होता है। तो पहला बोला POM आर फ्लेक्सिबल। POM फ्लेक्सिबल है, जी बिल्कुल ट्रू। POM आर स्टैटिक्स। POM डायनेमिक है, यस बिल्कुल टी। POM आर रूल्स, नो POM रूल्स नहीं है, वो बताया गया है कि क्या नियम इसमें लागू हो सकते हैं। POM आर यूनिवर्सल, यस ट्रू। POM आर पॉलिसी, नो फॉल्स।
सजेस्ट आर इनकरेक्ट इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को ये सजेस्ट करता है, जी बिल्कुल। स्पेसिमेंट इन इनकरेक्ट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जी बिल्कुल। मोटिव स्टडी इज द POM साइंटिफिक मैनेजमेंट, फॉल्स। द केस ऑफ फैथिक्स इन नॉट मेंटल, फैटिटियस मेंटल है नहीं, तो ट्रू। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूजुअली अप्रोच बाय एन एफिशिएंटी एम्प्लॉय, यस ट्रू। ओके, अब ये हो जाएगा मेरा मैच द फ्लोइंग आंसर। मैच द फ्लोइंग देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा हमारा रूल्स ऑफ थंब। ओके, फादर ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्यूल, ओके सॉरी, फादर ऑफ मैनेजमेंट ये हो जाएगा फ्यूल, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो FW टेलर, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो स्पेशलाइजेशन। तो गाइस आज हमने यहीं तक देखा, कल देखते हैं कि क्या इसका आंसर सही आया है या फिर नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।